अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। इसमें जो है वो हम एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो करने जा रहे हैं। और ये टॉपिक जो है वो FA1 FA2 F3 तीनों लेवल्स के ऊपर जो है वो एग्जामिनेबल है। तो लॉन्ग क्वेश्चन चूज़ करने की रीज़न ये है कि एक तो आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ जाएगा, और दूसरा जो है इसकी रीज़न ये है कि मल्टीपल जो आपके पास है वो स्टेटमेंट्स हैं। तो एक ही सवाल से जो है वो आपको बहुत सारी चीज़ें जो है वो समझ में आ जाएंगी। तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। सबसे पहले हम क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को जो है वो पढ़ते हैं और देखते हैं कि हमसे क्या क्या चीज़ें जो है वो मांगी जा रही हैं। सबसे पहली चीज़ जो आपसे मांगी जा रही है, शो द बैंक अकाउंट इन साराज जनरल लेजर इंक्लूडिंग एनी एडजस्टिंग एंट्रीज रिक्वायर्ड ड्यू टू इंफॉर्मेशन इन 1 to 8। उसके बाद प्रिपेयर reconciliation of the bank statement balance to the corrected balance on the bank account in the Saras general ledger, indicate how the bank balance will be reported in Saras final account and the value to be reported। ये तीनों रिक्वायरमेंट्स जो है वो मेरे इस सोल्यूशन में जो है वो कवर अप जो है वो हो जाएंगी। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन को। और इसमें अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में जो है वो मेंशन कर दीजिएगा ताकि मैं उसका अकॉर्डिंगली आंसर दे सकूं। सबसे पहली चीज़, जब आपने बैंक रिकन्सिलिएशन का सवाल करना है तो आपने जो है वो सबसे पहला काम ये करना है, एक टेबल अपने पास आप बना लीजिए। मैं आपको ये दिखा रहा हूँ टेबल। ये आपने इम्तिहान में भी आप बना सकते हैं रफ शीट के ऊपर, ताकि आप किसी किस्म की जो है वो कन्फ्यूजन में जो है ना वो ना फंसें। तीन टेबल्स हैं ये। आप इनमें से जो भी आपको इजी लगे वो आप बना लीजिएगा। मेरी तरफ से रिकमेंडेशन जो है वो ये है कि आप इस टेबल को जो है वो सबसे पहले बनाएं। लेकिन मैं आपको तीनों समझा देता हूँ। नंबर वन, देखिए, हमारे पास जो है अगर वो कैश जो है वो अवेलेबल है, अगर हमारा बैंक बैलेंस जो है वो एग्जिस्ट करता है, तो हम जो है वो उसको क्या बोलेंगे, हम उसको कैश एट बैंक बोलेंगे। बैंक भी उसको जो है वो कैश एट बैंक ही बोलेगा, या हम फेवरेबल बैलेंस बोलेंगे, या हम पॉजिटिव बैलेंस बोलेंगे। ये तीनों लफ्ज़ बैंक भी इस्तेमाल करेगा। वो भी यही बोलेगा कि आपका बैंक बैलेंस जो है फेवरेबल है, पॉजिटिव है, या कैश एट बैंक है। लेकिन लेकिन जब हम बात करते हैं डेबिट और क्रेडिट के सेंस में, तो यहाँ पर मैंने एक टर्म खुद से बनाई है जिसको हम बोलते हैं मिरर अप्रोच। मिरर अप्रोच क्या है? मतलब जिस चीज़ को मैं डेबिट बोलूँगा, बैंक उसको क्रेडिट बोलेगा। जिस चीज़ को मैं क्रेडिट बोलूँगा, बैंक उसको डेबिट बोलेगा। उसकी वजह ये है, एक बड़ा सिंपल सा जो है वो इसमें फिनोमेना है, वो ये है कि पैसे मेरे हैं, कैश जो है वो मेरा है, मैंने बैंक में जो है वो डिपॉजिट करवाया है। पैसे मेरे हैं लेकिन उसका कस्टोडियन जो है वो बैंक है। तो एक तरह से बैंक जो है मेरे पैसों का गार्डियन है। तो अगर मैं बैंक में पैसे जमा कराऊंगा तो मेरे एसेट में इंक्रीज़ आएगा। लेकिन चूंकि बैंक जो है वो मेरे पैसों का कस्टोडियन है, तो उसकी ज़िम्मेदारी है, उसकी ऑब्लिगेशन है, उसकी लाइबिलिटी में इंक्रीज़ आ रहा है, तो वो उसको लाइबिलिटी के तौर पे ट्रीट करेगा। अब इसमें उलट भी हो सकती है सिचुएशन, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहला जो टेबल है, अगर मेरा जो बैंक बैलेंस है एग्जिस्ट करता है एंड इट्स अ पॉजिटिव बैलेंस, यानी कि मैंने लेट्स से मैंने बैंक में जो है वो 5,000 रुपये जो है वो डिपॉजिट कराया, तो मैं उसको बोलूँगा डेबिट बैलेंस। बट एट द सेम टाइम बैंक जो है वो उसको क्या बोलेगा, बैंक उसको बोलेगा क्रेडिट बैलेंस। ठीक है। सिमिलरली अगर मैंने बैंक से जो है वो फंड्स बोरो किए हैं, ठीक है, टेम्प्रेरी तौर पे, यानी कि मैं ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी में अगर मैं गया हूँ, तो मैं क्या बोलूँगा, मैं बोलूँगा ओवरड्राफ्ट बैलेंस या ओवरड्रॉन बैलेंस, अनफेवरेबल बैलेंस या नेगेटिव बैलेंस। मैं ये तीन वर्ड्स जो है वो इसके लिए इस्तेमाल करूँगा। अगर मैं डेबिट क्रेडिट के सेंस में बात करूँ तो मैं इसके लिए क्रेडिट बैलेंस का जो है लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ। क्यों? क्योंकि ये पैसा मैंने बैंक से बोरो किया है। ये पैसा मेरा अपना नहीं है, ये बैंक का पैसा है। ये मेरी ज़िम्मेदारी है, ये मेरी ऑब्लिगेशन है कि आई हैव टू गिव बैक दिस मनी टू द बैंक। तो ये मेरी ज़िम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑब्लिगेशन है। तो मेरे लिए क्या बन जाएगा, इंक्रीज़ इन लाइबिलिटी। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम क्रेडिट बैलेंस के तौर पे ट्रीट करेंगे। अगर मैं ओवरड्राफ्ट को क्रेडिट बैलेंस बोलूँगा तो बैंक का ये एसेट है, क्योंकि अब वो पैसे बैंक के हैं जो मेरे पास पड़े हुए हैं। ठीक है, मेरी ऑब्लिगेशन है और बैंक का एसेट है। तो ये टेबल तो हमने वाइंड अप कर दिया। अगला टेबल, अगर मेरे बैंक में पैसे मौजूद हैं तो मैं उसको बोलूँगा कि ये मेरा एसेट है, और एसेट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय आर डेबिट बैलेंस। एट द सेम टाइम अगर मेरा एसेट है तो बैंक के लिए वो लाइबिलिटी है, तो बैंक उसको जो है वो क्रेडिट बैलेंस बोलेगा। अगर मैं ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी में हूँ तो ये मेरी लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी
जो है आपकी क्रेडिट बैलेंस से रिप्रेजेंट होती है, तो मैं उसको क्रेडिट बैलेंस बोलूँगा। और बैंक जो है वो उसका एसेट है, क्योंकि वो बैंक के पैसे हैं, तो वो उसको डेबिट बैलेंस बोलेगा। कैश इनफ्लो, जब भी कैश इनफ्लो होता है हमारा एसेट इंक्रीज़ होता है, हम उसको डेबिट करते हैं। और जब भी हमारा कैश आउटफ्लो होगा, हमारा जो है वो एसेट कम होगा, हम उसको क्रेडिट करते हैं। नॉर्मल फिनोमेना। कैश इनफ्लो को अगर हम डेबिट करेंगे, वही मिरर अप्रोच यूज़ करें, ये बुक में आपको कहीं नहीं मिलेगी मिरर अप्रोच, ये मैंने खुद से बनाई हुई है। तो कैश इनफ्लो को जो है बैंक क्या करेगा, क्रेडिट करेगा, ऑपोजिट ट्रीट करेगा। और कैश आउटफ्लो को जो है अगर हम क्रेडिट कर रहे हैं, तो बैंक जो है वो उसको क्या करेगा, बैंक उसको डेबिट करेगा। तो जब भी आप BRS का क्वेश्चन करने जा रहे हैं, आप इन 3 टेबल्स में से जो भी आपको सूट करे, समझने में आसानी हो, आप उनमें से कोई भी एक टेबल जो है बना सकते हैं। मेरी तरफ से रिकमेंडेशन इस टेबल की है, ये जो सबसे लास्ट टेबल है। ठीक है, तो अब हम जो है वो क्वेश्चन को पढ़ना शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन में जो है वो क्या लिखा हुआ है और किस तरीके से हमने क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करना है। शुरू करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहली चीज़ ये है कि BRS में आपके पास जो है वो दोनों बैलेंसेस मैच नहीं होंगे। अब मैंने बोला दोनों बैलेंसेस मैच नहीं होंगे, दोनों बैलेंसेस का मतलब यहाँ पर क्या है। एक चीज़ जो हमेशा आपने याद रखनी है, भूलनी नहीं है, वो ये है कि जब भी आप बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं, तो जो आपका बैलेंस है, कौन सा बैलेंस, बैलेंस एज पर कैश बुक, जो कि आपका बैंक अकाउंट में जाता है, यानी कि क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश बुक या क्लोजिंग बैलेंस ऑफ बैंक अकाउंट। ठीक है, वो बैलेंस जो है वो कभी भी मैच नहीं करेगा आपका बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट के साथ। ठीक है, जो बैलेंस एज पर कैश बुक होगा उसने जाना है बैंक अकाउंट में, और बैंक अकाउंट कौन बनाता है, बिजनेस बनाता है। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट जो है ये भी आपका जो है वो बिजनेस ही बनाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट ये समझते हैं कि बैंक अकाउंट जो है वो मैं यानी कि बिजनेस बनाएगा, और जो BRS है, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट है, वो बैंक का बंदा बना रहा है, बैंक से बंदा आएगा या बैंक वाले बनाते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बैंक अकाउंट भी हम ही बनाएंगे, BRS भी हम ही बनाएंगे। इसमें बैंक का सिर्फ छोटा सा रोल है कि आपने सिर्फ बैंक जाना है और वहाँ से जो है वो आप बैंक स्टेटमेंट जो है वो लेकर आ जाएंगे। तो आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि ये दोनों काम एक ही बंदा कर रहा है। सिर्फ फ़र्क ये होगा कि जब हम कैश बुक या हम बैंक अकाउंट की बात करेंगे, तो हमने सोचना है बिजनेस बन के, और जब हम बात करेंगे BRS की, तो हमने सोचना है बैंक बन के। ठीक हो गया जी। सबसे पहली स्टेटमेंट पढ़ते हैं। मुझे ये बात ऑलरेडी पता है कि बैलेंस एज पर कैश बुक, यानी कि बैलेंस एज पर बैंक अकाउंट, जो कि बिजनेस बना रहा है, वो कभी भी बराबर नहीं होगा बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट के। इसकी क्या वजह है, इसकी 4 रीजंस होती हैं जो कि आपको ऑलरेडी पता है। नंबर 1, अनरिकॉर्डेड आइटम्स। नंबर 2, टाइमिंग डिफरेंस। नंबर 3, एरर बाय बैंक। नंबर 4, एरर बाय बिजनेस। तो ये 4 रीजंस की वजह से ये बैलेंसेस कभी बराबर नहीं होते हैं। तो हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे किस तरीके से ये होगा। सबसे पहली स्टेटमेंट, सारा प्रिपेयर्स अ बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट फॉर हर बिजनेस बैंक अकाउंट एट द एंड ऑफ ईच मंथ। ठीक है, अच्छा जी। अब आपके पास जो है सवाल ये है, सारा प्रिपेयर्स अ बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट फॉर हर बिजनेस बैंक अकाउंट एट द एंड ऑफ ईच मंथ एट 31st May 2007 हर लेजर बैलेंस। देखिए यहाँ पर बात हो रही है लेजर बैलेंस की, लेजर बैलेंस की बात हो रही है। लेजर बैलेंस का मतलब ये होता है कि ये बैंक अकाउंट की बात हो रही है, बैलेंस एज पर कैश बुक की बात हो रही है। लेजर अकाउंट्स हम प्रिपेयर करते हैं, हम मींस बिजनेस। मेरी पूरी कन्वर्सेशन में जहाँ भी हम का वर्ड आएगा, मैं का वर्ड आएगा, वहाँ पर हम बात कर रहे हैं बिजनेस की। जहाँ पर मैं यूज़ करूँगा बैंक स्टेटमेंट का वर्ड यूज़ करूँगा, या मैं अगर आपसे ये कहूँगा कि बैंक वालों की तरह सोचना है, तो फिर वहाँ पर हम ऑपोजिट ट्रीटमेंट को लेके चलेंगे। यहाँ पर लेजर बैलेंस का जिक्र है। लेजर बैलेंस का मतलब क्या है कि ये काम बिजनेस कर रहा है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने जो है वो चीज़ों को सोचना है यहाँ पर। सो लेजर बैलेंस जो है आपके पास जो है वो 2759, ठीक है, 2759 का आपके पास लेजर बैलेंस है, और ये क्रेडिट है। देखिए, अब अगर कोई स्टूडेंट भूल गया कि ये क्रेडिट का मतलब क्या होता है, तो आप वापस चले जाएं अपने टेबल के ऊपर, और यहाँ से आपको जो है वो पता लग जाएगा कि क्रेडिट का मतलब क्या होता है। क्रेडिट का मतलब ये होता है, ये देखिए आप, क्रेडिट का मतलब होता है ओवरड्रॉन। ओवरड्रॉन बैलेंस है, यानी कि नेगेटिव बैलेंस है। ठीक है,
मेरे पास जो है वो सबसे पहली चीज़ क्या आ गई। अब मुझे एक चीज़ तो पता लग गई कि बैलेंस एज़ पर जो बैंक अकाउंट है या बैलेंस एज़ पर कैश बुक जो है वो मेरे पास नेगेटिव है 2759 का। ठीक है। और मेरे पास जो बैंक स्टेटमेंट है, बैंक स्टेटमेंट शोड दैट शी हैड फंड्स का मतलब ये है कि उसके अकाउंट में जो है वो पैसे मौजूद हैं। ठीक है। कितने पैसे मौजूद हैं? $131 मौजूद हैं। यानी कि सिचुएशन ये है कि मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने बैंक को पैसे देने हैं, मेरी लाइबिलिटी है 2759 की, लेकिन बैंक स्टेटमेंट के मुताबिक मेरे अकाउंट में पैसे मौजूद हैं, मेरे अपने ज़ाती पैसे मौजूद हैं। हैड फंड्स का मतलब है ये। इसका मतलब है 131 इज़ अ पॉजिटिव बैलेंस। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? सबसे पहले तो आप इन दो बातों को यहाँ पर जो है वो लिख लीजिए। इसको कैसे लिखेंगे आप? इसको ऐसे लिख लीजिए, बैंक अकाउंट बैलेंस एज पर कैश बुक लेजर बैलेंस। ये आपके पास जो है वो आ जाएगा, सवाल से पढ़ लेते हैं, 2759। तो -2759, इसको गलत मत करिएगा, इसको 2579 या 2957 मत लिख दीजिएगा, ट्रांसपोजिशन एरर मत कर दीजिएगा। आप 2759 नेगेटिव लिख सकते हैं या आप इसे लिख सकते हैं क्रेडिट बैलेंस भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है। ओके, ये क्रेडिट बैलेंस है आपके पास। ठीक है। वो उठा नहीं रहा इसको फार्मूले की वजह से, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ मैं क्रेडिट बैलेंस। ठीक है जी। और आपके पास जो BRS का बैलेंस है वो है 131। आपके पास फंड्स हैं, इसलिए मैंने इसको जो है वो ग्रीन कलर जो है वो इसके लिए इस्तेमाल किया। ठीक है जी, ये बात ख़त्म हो गई। मैंने आपको पहले ही बोल दिया था ये दोनों बैलेंसेस जो है वो बराबर नहीं आएंगे। ये बैलेंसेस बराबर क्यों नहीं होते? क्योंकि उसकी चार वजूहत होती हैं: अनरिकॉर्डेड आइटम्स, टाइमिंग डिफरेंस, एरर बाय बैंक और एरर बाय अकाउंटेंट या बिजनेस। आपके पास जो है अनरिकॉर्डेड आइटम्स का मतलब क्या होता है? वो आइटम्स जो कि आपके पास जो है बैंक स्टेटमेंट में जो है वो अपीयर हो रहे हैं। ठीक है। लेकिन बैंक स्टेटमेंट अपीयर हो रहे हैं लेकिन कैश बुक में नहीं आ रहे, तो इसकी एडजस्टमेंट हम बैंक अकाउंट में करते हैं। इसकी एडजस्टमेंट बिजनेस करता है, इसकी एडजस्टमेंट हम बैंक अकाउंट या कैश बुक भी बोल सकते हैं, कैश बुक भी करते हैं। ठीक है। टाइमिंग डिफरेंस का मतलब क्या है? टाइमिंग डिफरेंस वो आइटम्स होते हैं जो कि कैश बुक में आपके पास जो है वो आ रहे हैं, कैश बुक में अपीयर हो रहे हैं, लेकिन बैंक स्टेटमेंट में अभी अपडेट नहीं हुए टाइम की वजह से। ठीक है। और इनकी एडजस्टमेंट हम कहाँ करेंगे? हम इनकी एडजस्टमेंट बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में करेंगे। ये पत्थर पे लकीर है, टाइमिंग डिफरेंस हमेशा बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में ही एडजस्ट होगा। टाइमिंग डिफरेंस का बैंक अकाउंट या कैश बुक से कोई ताल्लुक नहीं है। एरर बाय बैंक, अगेन गलती बैंक ने की है, अगर बैंक ने गलती की है तो ये BRS को अफेक्ट करेगी। एरर बाय अकाउंटेंट यानी कि बिजनेस से गलती हुई है तो इसको हम बैंक अकाउंट में एडजस्ट करेंगे। एक और बात, बैंक स्टेटमेंट जो आपको प्रिंटेड फॉर्म में मिलती है या आपको ऑनलाइन या स्टेटमेंट फॉर्म में मिलती है PDF में, आप उसको एडिट नहीं कर सकते, उसको सिर्फ बैंक ही एडिट कर सकता है। लेकिन मैं उसका प्रिंट लेके उसके ऊपर राइटिंग तो कर सकता हूँ ना। इसी तरीके से ही हम BRS भी करते हैं, हम सॉफ्टवेयर के थ्रू करते हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन आप कर रहे हैं बिल्कुल रियल टाइम में भी आप BRS ऐसे ही करते हैं। चलें, अब हमें ये बात पता लगी कि कौन सी चीज़ कहाँ पे एडजस्ट होनी है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते जाएंगे। हमारे पास 8 स्टेटमेंट्स हैं और हम देखेंगे कि नेम, नेचर और ट्रीटमेंट क्या है। ट्रीटमेंट में हम देखेंगे कैश इनफ्लो है, आउटफ्लो है, और नेम एंड नेचर में देखेंगे कि है क्या, अनरिकॉर्डेड आइटम है, टाइमिंग डिफरेंस है, एरर बाय बैंक है या एरर बाय अकाउंटेंट है। इस चीज़ को जो है वो हमने देखना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को स्टेटमेंट नंबर 1 पढ़ते हैं। ठीक है। और देखते हैं कि इसमें हमारे पास जो है वो क्या चीज़ जो है वो लिखी हुई है। ठीक है जी। सबसे पहली चीज़, द बैंक डेबिटेड। देखिए बैंक डेबिटेड लिखा हुआ है, बैंक ने डेबिट किया है। अगर बैंक ने डेबिट किया होगा तो हम मिरर अप्रोच यूज़ करेंगे। हमने क्या किया होगा? हमने क्रेडिट करना चाहिए हमें उस चीज़ को। हम किसी चीज़ को जब क्रेडिट करते हैं तो इसका मतलब क्या है? ये कैश आउटफ्लो के ज़ुमरे में आता है। ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ तो कंफर्म होगी कि ये कैश आउटफ्लो की बात हो रही है। द बैंक डेबिटेड साराज अकाउंट विद चार्जेस। सेकंड वर्ड चार्जेस का आ गया यहाँ पर, तो चार्जेस के वर्ड से मुझे और मज़ीद कंफर्म हो गया ये बैंक चार्जेस की बात हो रही है। और बैंक चार्जेस हर इंसान को पता है कि बैंक आपको डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड करता है और वो आपसे उसके चार्जेस आपके डिडक्ट करेगा, उससे आपका बैंक बैलेंस कम होगा, तो ये आपके लिए कैश आउटफ्लो है। तो मैं अपने जो है वो जो मैंने यहाँ पर टेबल बनाया है इसमें मैं फ़ौरन से यहाँ पर लिख देता हूँ कैश आउटफ्लो। ठीक है। नेचर, नेम क्या है इसका? ये आपके पास बैंक चार्जेस है,
और ये आपके पास मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ URI स्टैंड्स फॉर अनरिकॉर्डेड आइटम्स, ठीक है। और ये कैश आउटफ्लो है, ठीक है। तो मैं इस स्टेटमेंट को ज़रा पूरा पढ़ता हूँ आपके सामने, ताकि आपको पूरी बात जो है वो समझ में जो है वो आ जाए। द बैंक डेबिटेड साराज अकाउंट विद चार्जेस ऑफ 129 ड्यूरिंग मे। सारा हैज़ नॉट रिकॉर्डेड द चार्जेस, सारा ने इन चार्जेस को रिकॉर्ड नहीं किया। यानी कि बैंक स्टेटमेंट में ये चीज़ अपीयर हो रही है, लेकिन सारा ने इसको रिकॉर्ड नहीं किया। इसका मतलब ये है कि ये अनरिकॉर्डेड आइटम्स हैं, ठीक हो गया। तो हम इसको रिकॉर्ड करेंगे। मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि ये मेरे पास जो है वो बैंक चार्जेस हैं, अनरिकॉर्डेड आइटम्स हैं, और ये कैश आउटफ्लो है, 129 का कैश आउटफ्लो है, ठीक है। सबसे पहले हम इस टेबल को कंप्लीट करेंगे, फिर हमारे लिए क्वेश्चन करना जो है बहुत आसान हो जाएगा। आगे चलेंगे, हम अगली स्टेटमेंट पढ़ेंगे, ठीक है। अगली स्टेटमेंट हमारे पास क्या है जी? सारा अरेंज्ड फॉर 2500 टू बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम हर पर्सनल बैंक अकाउंट इनटू द बिजनेस बैंक अकाउंट। समरी, सारा ने कहीं से $2500 अरेंज किए हैं, और वो अपने पर्सनल फ्रॉम हर पर्सनल बैंक अकाउंट इनटू द बिजनेस बैंक अकाउंट, वो अपने पर्सनल बैंक अकाउंट से बिजनेस बैंक अकाउंट में पैसा जो है वो ट्रांसफ़र कर रही है। इसका मतलब है कि बिजनेस बैंक अकाउंट में पैसा आ रहा है, कैश इनफ्लो हो रहा है, ठीक है। आगे स्टेटमेंट पढ़ते हैं। आगे स्टेटमेंट ये लिखी हुई है, द बैंक मेड द ट्रांसफ़र ऑन 30th में। बैंक ने 30 मई को ये ट्रांसफ़र कर दिया था, उसने ये काम कर दिया है, लेकिन बट सारा हैज़ नॉट मेड एनी एंट्री फॉर इट इन हर रिकॉर्ड्स। लेकिन सारा ने इसकी कोई एंट्री जो है वो नहीं की है। इसका मतलब क्या है? सारा ने एंट्री नहीं की, अगेन अनरिकॉर्डेड आइटम है, बैंक स्टेटमेंट में आ रहा है, लेकिन सारा ने इसकी एंट्री नहीं की। तो मैं यहाँ क्या लिखूँगा? सबसे पहले मैं लिखूँगा ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स, अनरिकॉर्डेड आइटम्स, कैश इनफ्लो और 2500, ठीक है जी, कैश इनफ्लो। ये दूसरा आपके पास स्टेटमेंट होगी। ये क्वेश्चन जो है मैं आपको ये सेपरेटली अपलोड भी कर दूंगा। अभी जानबूझ के मैंने फ़ॉन्ट इसलिए बड़ा रखा ताकि आपको वीडियो में पढ़ने में किसी किस्म की जो है वो मुश्किल ना हो, ठीक है। तो इसलिए ज़रा थोड़ा स्क्रॉलिंग जो है वो ज़्यादा हो रही है। ऑन 22 मई सारा विड्रू, विड्रू के वर्ड से समझ जाएं, पैसे उसने बैंक से निकाले। जब पैसे बैंक से निकाले जाते हैं तो बैंक बैलेंस कम होता है। जब बैंक बैलेंस कम होता है तो हम उसको, हमारा एसेट कम होता है। जब हमारा एसेट कम होता है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। अब ये देखते हैं आगे हुआ क्या, एरर है या कुछ और चीज़ लिखी है ये। वो कहता है कि विच शी डिड नॉट रिकॉर्ड ऑन 22 में सारा विड्रू $100 कैश विच शी डिड नॉट रिकॉर्ड। उसने रिकॉर्ड नहीं किया इसको, उसको रिकॉर्ड करना चाहिए था, उसने रिकॉर्ड नहीं किया। अगेन ये आपके पास जो है वो विड्रॉल, विड्रॉल ऑफ कैश, और ये आपके पास क्या आ गया? ये आपके पास अनरिकॉर्डेड आइटम है। समटाइम्स टाइप करते हुए स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, उसके लिए माजरत, इंटेंशनली नहीं होती, अनइंटेंशनल होता है, ठीक है। कैश आउटफ्लो जो है आपके पास जो है वो 100 का एग्जैक्ट 100 का एग्जैक्ट कैश आउटफ्लो है आपके पास, ठीक है। ये 100 का कैश आउटफ्लो, ये भी अनरिकॉर्डेड आइटम है। नाउ नेक्स्ट वन आपके पास जो है वो फोर्थ स्टेटमेंट है, देखिएगा ज़रा आप, ठीक है। इसको पढ़ते हैं। चेक नंबर 543987 विच सारा इशूड। अब यहीं रुक जाते हैं, सारा ने चेक इशू किया है। एक मिनट, पहले तो मैं यहाँ पर ये लिखता हूँ 4, ठीक है। सारा इशूड ए चेक, ये सारा ने जो है वो चेक इशू किया। जब सारा चेक इशू करेगी तो इसका मतलब ये है कि ये पेमेंट है। पेमेंट के ऊपर एंट्री आपके पास क्या होती है? पेबल्स जो है वो डेबिट होता है, बैंक जो है वो आपका क्रेडिट होता है, ठीक है। तो पहले तो हमने इसकी सिंपल वे में जो है वो एंट्री बना दी। अब ये आपके पास एंट्री जो है ये कितनी अमाउंट से होनी चाहिए थी, ज़रा देखते हैं, सवाल को पढ़ते हैं। वो कहता है कि सारा इशूड, सॉरी, सारा इशूड टू अ सप्लायर अपीयर्स, इस थोड़ा सा ज़रा मैं इसको जूम आउट करूँगा ताकि एक ही एट ए ग्लैंस ये स्टेटमेंट जो है पढ़ी जाए। चेक नंबर 543987 विच सारा इशूड टू अ सप्लायर अपीयर्स ऑन द बैंक स्टेटमेंट एज 650। बैंक स्टेटमेंट में ये पेमेंट जो है ये 650 का जो है वो अमाउंट पे अपीयर हो रही है, 650 की, ओके। सारा इनकरेक्टली, बस यहीं से क्लियर हो गया, सारा इनकरेक्टली, सारा ने इनकरेक्टली रिकॉर्ड किया है। इसका मतलब ये कि ये एरर बाय बिजनेस है, एरर बाय सारा है, ठीक है। और एरर बाय बैंक
जो होता है वो बीआरएस में एडजस्ट होता है। जो एरर बाय बिजनेस होता है वो बैंक अकाउंट में यानी कि कैश बुक में एडजस्ट होता है। तो सारा ने इनकरेक्टली रिकॉर्ड किया है चेक को कितने पे, 560 पे। असल जो पेमेंट थी, मैं इसको जूम करूँगा, जो असल अमाउंट थी आपके पास वो थी 650। ठीक है, 650 जो है वो आपके पास ओरिजिनल अमाउंट थी। ये एंट्री आपकी बननी चाहिए थी। ठीक है, पेएबल्स डेबिट एंड बैंक क्रेडिट। आपने ये एंट्री कितने से की है? आपने ये एंट्री की है 560 से। मैं एक मतलब दोबारा स्टेटमेंट को पढ़ूंगा ताकि आपको क्लैरिटी हो। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास जो है वो, ये देखिए दोबारा पढ़ते हैं। सारा इशू टू सप्लायर अपीयर्स ऑन द बैंक स्टेटमेंट 650, सारा इनकरेक्टली रिकॉर्ड द चेक एस 560। सारा ने गलती से इसको 560 पे रिकॉर्ड किया, यानी कि सारा ने पेमेंट को क्या किया है, ये देखिए बैंक अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था 650 से। ये आपके पास ट्रांजैक्शन सही है और आपने बैंक अकाउंट को क्रेडिट किया है 560 से। इसका मतलब ये है कि आपने बैंक अकाउंट को कम क्रेडिट किया है। तो उसको सही करने के लिए मैं क्या करूँगा, पहली बात तो ये है कि ये एरर, पेमेंट अंडर स्टेटेड है, पेमेंट जो है वो अंडर स्टेटेड है, और ये आपके पास जो है ये एरर बाय बिजनेस है। अब आप क्या करेंगे, आपने बैंक को क्रेडिट करना था 650 से, आपने बैंक को क्रेडिट किया 560 से, आपने कम क्रेडिट किया है तो मज़ीद क्रेडिट करेंगे। ठीक है, बैंक को आप मज़ीद क्रेडिट करेंगे, इससे 650 माइनस 560, 90 से आप जो है वो मज़ीद क्रेडिट करेंगे। तो ये आपका बैंक को क्रेडिट करने का मतलब क्या होता है? बैंक को क्रेडिट करने का मतलब होता है कैश आउटफ्लो। तो ये कैश आउटफ्लो के तौर पे रिकॉर्ड होगा। आपने आउटफ्लो कम रिकॉर्ड किया है, 90 से आप कैश आउटफ्लो को और जो है वो बढ़ाएंगे। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट वन जी, आपके पास अगली जो स्टेटमेंट है, पांचवी स्टेटमेंट, ऑन 31 मई आपके मंथ एंड के ऊपर सारा लॉज्ड। लॉज का मतलब होता है चेक जमा करवाना। 457 का आपने चेक जो है वो जमा करवाया है। दिस अमाउंट अपीयर्स ऑन द बैंक स्टेटमेंट डेटेड 3 जून। देखें, आपने चेक जो जमा कराया है पहले आपने उसको रिकॉर्ड कर लिया होगा अपने पास। मैंने किसी बंदे से पैसे लिए, ठीक है, मैंने अपने पास उसको रिकॉर्ड कर लिया, मैंने एंट्री कर दी होगी, बैंक को मैंने डेबिट कर दिया होगा। ठीक है, कैश बुक में एंट्री मैंने कर दी होगी। अब मैं बैंक गया, मैंने वो चेक जमा कराया, और जाहिर बात है टाइम का फ़र्क आएगा, प्रोसेसिंग में जाएगा, क्लियरिंग में जाएगा आपका चेक। तो वो बैंक स्टेटमेंट में अपीयर हो रहा है 3 जून को अपीयर हो रहा है। इसका मतलब है 3 दिन बाद बैंक स्टेटमेंट पे आया, 31 मई को तो नहीं आया ना। इसका मतलब ये टाइमिंग डिफरेंस है। और पैसे आपने जमा कराए, चेक आपने जमा कराया है, तो ये अनक्रेडिटेड चेक्स या अनक्रेडिटेड लॉजमेंट्स आपकी बनेगी 457 की। ठीक है जी, अनक्रेडिटेड चेक्स या लॉजमेंट्स। ठीक है, ये आपके पास जो है वो टाइमिंग डिफरेंस है, और ये आपके पास कैश इनफ्लो के ज़ुमरे में आता है, और ये आपके पास 457 पे। ये इसकी एडजस्टमेंट कहाँ पर होगी? क्योंकि टाइमिंग डिफरेंस है तो इसकी एडजस्टमेंट कहाँ होगी? इसकी एडजस्टमेंट BRS में होगी। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट वन जी, आपके पास नेक्स्ट स्टेटमेंट है, देखते हैं क्या लिखा हुआ है ये आपके पास जो है एरर बाय बैंक है। ये अब इसको ज़रा देखते हैं और पढ़ते हैं। सारा वॉज एडवाइज बाय द बैंक। सारा को बैंक ने एडवाइस किए, क्या एडवाइस की है सारा को? सारा को एडवाइस ये की है कि उसने जो है वो अर्न किया है इंटरेस्ट, कितने का? $52 का जो इंटरेस्ट है वो उसने अर्न किया फॉर द पीरियड इन मे दैट हर अकाउंट वॉज इन क्रेडिट। सारा रिकॉर्डेड दिस इन मे। सारा ने इस ट्रांजेक्शन को जो है वो मई में रिकॉर्ड कर लिया है, सारा ने रिकॉर्ड इसको कर लिया है, बट द बैंक डिड नॉट क्रेडिट हर अकाउंट अंटिल जून। देखें इंफॉर्मेशन, देखें बैंक ने जो है वो खुद ही सारा को एडवाइस की कि भाई आपने 52 का इंटरेस्ट अर्न किया है। ठीक है, लेकिन फिर, और सारा ने इस एंट्री को रिकॉर्ड भी कर लिया, लेकिन क्या हुआ कि उसके बावजूद भी बैंक ने इस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं किया। तो ये बैंक के पार्ट पे एरर है। ठीक है,
आपने उसको क्रेडिट नहीं किया, इंटरेस्ट अर्न किया है। यानी कि इंटरेस्ट अर्न का मतलब क्या होगा? इंटरेस्ट अर्न का मतलब ये होगा कि आपके पास ये कैश इनफ्लो है एक। ओके जी, तो आपने क्या करना है कि इस इंटरेस्ट जो आपने अर्न किया है ये आपका कैश इनफ्लो है बेसिकली। तो हम क्या करेंगे, हम जो है वो इसको कैश इनफ्लो के तौर पे रिकॉर्ड करेंगे। ये हमारा कैश इनफ्लो था, इंटरेस्ट अर्न हमारे पास है, ये कैश इनफ्लो है। ये बैंक ने जो है वो हमें ख़ुद से बताया और बैंक ने रिकॉर्ड नहीं किया, तो ये बैंक के पार्ट के ऊपर जो है वो एरर है ये, ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे एरर बाय बैंक, और इसकी अमाउंट जो है हमारे पास ये कैश इनफ्लो के ज़ुमरे में आएगा, और ये हमारे पास जो है वो 52, हम इसको जो है 52 के तौर पे जो है वो लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है जी। तो ये जो है हमारे पास इस पर्टिकुलर जो है वो स्टेटमेंट का जो है वो ये ट्रीटमेंट जो है वो हमारे पास जो है वो हो गया, ठीक है। अब इसके बाद जो है अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट हम जो है वो स्टेटमेंट नंबर 7 जो है वो हम पढ़ते हैं और देखते हैं कि उसमें हमारे पास जो है वो क्या लिखा हुआ है। वो कहता है स्टेटमेंट नंबर 7 में हमारे पास वो कहता है 3 ऑफ द चेक्स इशूड इन मे में आपने जो है वो 3 चेक इशू किए। इशू का मतलब होता है पेमेंट, पेबल्स को आपने डेबिट किया होगा, बैंक को आपने क्रेडिट किया होगा, विद अ टोटल वैल्यू ऑफ 942 वर नॉट डेबिटेड ऑन द बैंक स्टेटमेंट। आपने 942 की पेमेंट्स की हैं, अब एक बंदे को की हैं, मल्टीपल को की हैं, ये इसने नहीं बताया, लेकिन पेमेंट्स हैं, चेक इशू किए हैं आपने, तो आपने एंट्री कर दी होगी, बैंक आपने क्रेडिट कर दी है, लेकिन वो बैंक स्टेटमेंट में अभी तक कैश आउटफ्लो नज़र नहीं आ रहा। डेबिट का मतलब है हमने क्रेडिट किया तो बैंक स्टेटमेंट में वो डेबिट होगा, तो कैश आउटफ्लो बनता है हमारा। तो ये नहीं आ रहा, ये क्यों नहीं आ रहा? ये इसलिए नहीं आ रहा होगा क्योंकि अभी तक सप्लायर्स ने चेक प्रेजेंट नहीं किए होंगे, या हो सकता है क्लियरेंस में हो। तो हम इसको क्या ट्रीट करेंगे, ये आपका अनप्रेजेंटेड चेक्स है। अनप्रेजेंटेड चेक्स क्या होते हैं? मैंने यहाँ पर अनप्रेजेंटेड चेक्स की जो है वो डेफिनेशन भी यहाँ पर आपके लिए लिखी हुई है, ताकि आपको किसी किस्म की परेशानी ना हो। देखें, पेमेंट मेड टू सप्लायर बट दैट चेक हैज़ नॉट बीन प्रेजेंटेड बाय द सप्लायर इनटू द बैंक बट वी हैव रिकॉर्डेड दैट पेमेंट। अच्छा, हो सकता है कि प्रेजेंट कर भी दिया हो, लेकिन वो भी क्लियरेंस में जो है वो आपका जो है वो फंसा हुआ चेक, ऐसा भी हो सकता है। ओके, सो यहाँ पर हम लिखेंगे अनप्रेजेंटेड चेक्स, ठीक है। ये आपके पास है टाइमिंग डिफरेंस, इसकी अमाउंट। अच्छा, एक टिप यहाँ पर, अक्सर ऐसा होता है कि आपका ध्यान थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है, तो हो सकता है कि कोई अमाउंट यहाँ गलत लिख दी हो। कोशिश तो मेरी होती है कि सारी अमाउंट्स में चेक करूँ, लेकिन अगर कोई अमाउंट गलत भी हो जाएगी तो एंड में दोबारा अमाउंट्स को जो है वो चेक करेंगे, ताकि किसी किस्म की गलती है तो वो रेक्टिफाई हो जाए, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि आप गलती कर देते हैं, ह्यूमन बीइंग है, गलती हो जाती है। अब हमारे पास जो है वो नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है, सॉरी, इसकी अमाउंट हमने देखनी है कितनी अमाउंट है। इसकी अमाउंट हमारे पास है 942, ठीक है जी, 942 का कैश आउटफ्लो। चूँकि ये टाइमिंग डिफरेंस है तो ये कहाँ रिकॉर्ड होगा, ये BRS में एडजस्ट होगा, 942, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे पास जो चीज़ आ रही है वो क्या आ रही है, हमारे पास सबसे आखिरी आइटम जो हमारे पास इस वक्त आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है चेक कैंसिल्ड का। चेक कैंसिल क्या होता है? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन चेक कैंसिल्ड एंड डिसऑनर? कैंसिल का मतलब ये है, एक छोटा सा सिनेरियो बनाता हूँ आपको कैंसिल समझाने के लिए। एक सप्लायर था, मैंने उसको पेमेंट करनी थी, लेट्स से 276 की पेमेंट मैंने करनी थी, मैंने उसके लिए चेक बनाया। जैसे ही मैंने चेक बनाया होगा, मैंने सिस्टम में एंट्री भी की होगी, पेबल्स डेबिट किया होगा और बैंक को क्रेडिट किया होगा। हो सकता है उस सप्लायर से हमारी नेगोशिएशन ना हो पाए, हो सकता है कि अमाउंट का कोई मसला हो गया हो, बिलिंग का कोई प्रॉब्लम हो गया हो सकता है कि अमाउंट जो है वो कम करनी हो, हमने ज़्यादा अमाउंट का चेक बना दिया। तो हम क्या करेंगे, हम पुराना चेक कैंसिल कर देंगे। अभी हमने उसको दिया नहीं था चेक, ठीक है, और उससे पहले ही जो है वो हम चेक को कैंसिल करके अब एक नया चेक बनाएंगे उसके नाम पे। ऐसा हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि आपकी जो है उससे ट्रेड नहीं हो पाई, उससे बात नहीं बनी, तो उस सूरत हाल में आपने जो उसके नाम पे चेक बनाया था वो आपने कैंसिल कर दिया, उसको दिया नहीं आपने। डिसऑनर और कैंसिल डिफरेंट होता है। डिसऑनर आपका बैंक करता है, अगर बैंक प्रोसेस करने से इनकार कर दे तो जब आपने चेक उसके नाम पे लिखा होगा तो आपने क्या जो है वो एंट्री परफॉर्म की होगी। जब आपने चेक लिखा उसके नाम के ऊपर तो आपने पेबल्स को जो है वो डेबिट किया होगा और बैंक को आपने जो है वो क्रेडिट किया होगा। ये आपके पास जो एंट्री है, ये इसकी अमाउंट ज़रा देख सकते हैं, 276 है इसकी अमाउंट, ठीक है जी। 276 से आपने ये एंट्री की होगी, लेकिन अब आपने चेक को क्या कर दिया है, आपने चेक को कैंसिल कर दिया है। तो
अब इसका रिवर्सल डालना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, बैंक को डेबिट करेंगे और पेएबल्स को जो है वो क्रेडिट करेंगे 276 से। ये कैंसिलेशन किसने की है, ये हमने की है। हमने मीन्स बिज़नेस ने की है, तो इसको बिज़नेस ही रिकॉर्ड करेगा। तो ये आपका बैंक अकाउंट में जो है वो ट्रांजैक्शन एडजस्ट होगी। ठीक है जी। तो यहाँ पर लिखेंगे हम कैंसल्ड चेक। ठीक है, और ये आपके पास आएगा, ये हम बैंक अकाउंट में एडजस्ट करेंगे। ठीक है, इन अ वे मैं इसको ये कहूँगा कि ये अनरिकॉर्डेड है, लेकिन ये उस टाइप का अनरिकॉर्डेड नहीं कि बैंक स्टेटमेंट में आ रहा है और हमारे पास नहीं आ रहा। ये अनरिकॉर्डेड इस सेंस में कि इसको जो है वो हमने इस कैंसिलेशन को रिकॉर्ड नहीं किया हुआ हमने, तो इस लिहाज से मैं इसको अनरिकॉर्डेड बोल रहा हूँ। नॉर्मली अनरिकॉर्डेड हम उस कॉन्टेक्स्ट में लेते हैं कि जो चीज़ बैंक स्टेटमेंट में आ रही है और वो हमारे पास नहीं आ रही है, उसको हम अनरिकॉर्डेड बोलते हैं, लेकिन ऐसा कुछ यहाँ पर हुआ नहीं है। यहाँ पर मैं अनरिकॉर्डेड एक नॉर्मल सेंस में बोल रहा हूँ कि ये ट्रांजैक्शन जो है वो हमने रिकॉर्ड करनी थी, लेकिन अभी हमने रिकॉर्ड की हुई नहीं कैंसिलेशन की, तो इसको हम ही रिकॉर्ड करेंगे। सो आपके पास ये कैश, देखें बैंक डेबिट हो रहा है, तो कैश इनफ्लो के ज़ुमरे में ये आएगा। ठीक है, ये 276। अमाउंट्स को एक मतलब दोबारा चेक कर लेते हैं ताकि हमें पता लग जाए कि कोई मसला तो नहीं है हमारे पास। तो मैं जल्दी से क्विकली पूरे क्वेश्चन की जो है वो अमाउंट्स आपके सामने ज़रा जल्दी से चेक कर लेता हूँ। 129, 2500 और 100। ठीक है, आपके पास मुझे नज़र आ रहा है, आपको नज़र ना आए कोई मसला नहीं है, मैं इसको जूम कर दूंगा बाद में। 129, 2500। ठीक है, 650 माइनस 560, 90, 457, 90, 457, 52, 942, 52, 942 और 276। ठीक है जी, ठीक है जी, एवरीथिंग इज़ गुड। अब जो है वो हम सवाल को जो है वो वाइंड अप करेंगे। ठीक है जी, सबसे पहली चीज़ हमारे पास क्या आ रही है, ओपनिंग बैलेंस पुट करने हमने। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट बैलेंस अनएडजस्टेड एंड क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट बैलेंस एडजस्टेड। अब यहाँ पर एक चीज़ का आपने ज़रा समझना है। देखिए हमारे पास जो बैंक अकाउंट है उसका बैलेंस क्रेडिट आ रहा है। अब क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या होता है कि ये हमारा ओवरड्राफ्ट है। ठीक है, ये नेगेटिव बैंक बैलेंस है, तो क्रेडिट बैलेंस जो है वो आपके पास क्रेडिट साइड पे आएगा। ये ओवरड्राफ्ट बैलेंस कहलाता है। और ये अनएडजस्टेड है क्योंकि इसमें अभी एरर बाय बिजनेस और अनरिकॉर्डेड आइटम की एडजस्टमेंट्स नहीं हुई भी, तो ये आपके पास अनएडजस्टेड बैलेंस है। जब इसमें हम ये दो आइटम्स एरर बाय बिजनेस और अनरिकॉर्डेड आइटम एडजस्ट कर देंगे तो हमारे पास जो बैलेंस आएगा वो एडजस्टेड बैलेंस कहलाएगा। ठीक है, और दूसरी बात है कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जब आप बनाते हैं उसमें एसेट्स में जो करंट एसेट्स में आपका कैश एट बैंक आता है, वो जो वैल्यू होती है वो एडजस्टेड बैलेंस ऑफ कैश बुक होती है। याद रखिएगा हमेशा कि जो करंट एसेट्स में आपके पास कैश एट बैंक आ रहा होता है वो एडजस्टेड बैलेंस ऑफ कैश बुक होता है। ठीक है, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में अपीयर नहीं होगा। चलिए आगे चलते हैं अब थोड़ा सा। बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट 131 था, पॉजिटिव था, तो ये देखिए मैंने इसको 131 यहाँ पर लिख दिया और ग्रीन कलर दे दिया मैंने इसको। ठीक है, अब इसमें जो है आप ये देख लीजिए कि यहाँ पर रेड कलर में मैंने आउटफ्लो शो किया हुआ और ग्रीन कलर में इनफ्लो। हम डेबिट को इनफ्लो बोलते हैं, हम लोग बिजनेस डेबिट को इनफ्लो बोलेगा, तो बैंक क्रेडिट को इनफ्लो बोलेगा। हम क्रेडिट को आउटफ्लो बोलते हैं, तो बैंक डेबिट को आउटफ्लो बोलेगा। ऑपोजिट, मिरर अप्रोच। ठीक है, सो पहली एडजस्टमेंट करते हैं। बैंक चार्जेस आपके पास है, अनरिकॉर्डेड आइटम्स है, कैश आउटफ्लो है 129 का हमारे पास। तो मैं यहाँ पर जो है वो लिख रहा हूँ बैंक चार्जेस। ये आपके पास एरर नंबर 1 था 129 का। फिर उसके बाद हमने जो है वो सेकंड नंबर पे ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स था हमारे पास। ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स हमारे पास हैं 2500 के। फिर हमने जो है वो थर्ड नंबर पे किया था विड्रॉल ऑफ कैश जो कि 100 का था। ये देख लीजिए, मुझे ये सारे आइटम यहाँ से मैं देख रहा हूँ। 129 का बैंक चार्जेस, ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स 2500, विड्रॉल ऑफ कैश आपके पास 100। तो यहाँ से आपके पास ये तीन आइटम मैंने अकाउंट फॉर जो है वो कर दिए। ठीक है, पेमेंट अंडर स्टेटेड आपके पास कैश आउटफ्लो है 90 का, तो आपके पास कैश आउटफ्लो है, ये आपके पास चौथा है पेमेंट अंडर स्टेटेड। ठीक है जी, आपके पास 90 से आपने पेमेंट को अंडर स्टेट कर दिया। अच्छा जी, अब हमारे पास जो है इसके बाद नेक्स्ट आइटम हमारे पास था अनक्रेडिटेड चेक्स हैं 457 के। अनक्रेडिटेड टाइमिंग डिफरेंस है, कैश इनफ्लो है।
तो यहाँ पर आ जाते हैं, हम अनक्रेडिटेड चेक्स को ऐड करते हैं। तो अमाउंट है 457 यहाँ पर ऐड करूँगा। उसके बाद हमारे पास जो है वो इंटरेस्ट अर्न किया था हमने, जो कि बैंक ने क्रेडिट नहीं किया 52 से। तो ये देखिए, एरर बाय बैंक, इंटरेस्ट ओमिटेड बाय द बैंक, ये 52 का यहाँ पर इंटरेस्ट आ गया। और फिर अनप्रेजेंटेड चेक्स 942, टाइमिंग डिफरेंस है, टाइमिंग डिफरेंस जो है वो बीआरएस में एडजस्ट होता है। तो ये आपके पास, इसको आपने माइनस लिखना है, याद रखिएगा, -942। कभी भी इसको स्टूडेंट अक्सर इसको यहाँ पर पॉजिटिव लिख देते हैं और कहते हैं आंसर सही नहीं आ रहा, तो मेक श्योर कि आप इसको नेगेटिव ही लिखें। उसके बाद आपके पास कैंसिल चेक है। कैंसिल चेक में हमने क्या एंट्री की थी, बैंक को हमने डेबिट किया था 276 से। तो ये देखिए, कैंसल्ड चेक जो है वो 276। अच्छा जी, हम इसको ज़रा थोड़ा सा ज़रा देखते हैं हमारे पास क्या जो है वो आंसर्स बन रहे हैं। इसको ज़रा फार्मूला लगाते हैं और देखते हैं क्या आंसर हमारे पास आता है। -302, माइनस का मतलब ये है नेगेटिव बैलेंस है, ठीक है, नेगेटिव है। या अगर मैं इसको बीआरएस के कॉन्टेक्स्ट में बात करूं, क्योंकि यहाँ पर हम बैंक बन के सोचते हैं, तो -302 का मतलब है नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब क्या होता है, अब याद नहीं मुझे, कोई मसला नहीं है, नहीं याद तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखिए, नेगेटिव है, नेगेटिव मीन्स ओवरड्राफ्ट। तो ये ओवरड्राफ्ट में आ गए, ओवरड्राफ्ट में चले गए बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू पे। तो ये क्या है, ये उसका जो है वो बैंक का एसेट है, ठीक है। और हमारे लिए क्या है, ये लाइबिलिटी है, हमारे लिए लाइबिलिटी है। ओके, सो अब देखिए ज़रा, इसको ज़रा बैलेंस करते हैं। इज इक्वल टू 3078 -2500 -276। अब यहाँ पर भी आपके पास जो है वो आंसर जो है वो आना चाहिए, आपके पास आंसर जो है वो आना चाहिए, यहाँ पर आपके पास 302 आना चाहिए आपके पास। ओके जी, वो फार्मूले में कुछ मसला था, दोबारा लगाते हैं। 3078 माइनस, मैं बताता हूँ मसला क्या था। बेसिकली यहाँ से हमने टेक्स्ट चूज़ किया हुआ था, तो टेक्स्ट की वजह से यहाँ पर फार्मूला नहीं लग रहा था। इज़ इक्वल टू 3078 -2500 -276। तो ये 302 हमारे पास आ गया। देखिए, हमारे पास 302 क्रेडिट बैलेंस है ये। तो हमारे पॉइंट ऑफ से क्रेडिट का मतलब होता है ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट मींस नेगेटिव, और यहाँ पर भी नेगेटिव। तो ये हमारा सवाल बिल्कुल ठीक जो है वो सॉल्व हो गया। आई होप सो कि आपको ये वीडियो जो है वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। कोई सवाल हो गया तो फिर कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप के ऊपर आप रब्ता कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।